औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, जौनपुर के ज़िला सदर इमरान बंटी साहब, जनरल सेक्रेटरी अशर साहब, नुमान नदवी साहब, अदील अलवी साहब, जावेद सिद्दीकी, शफीउद्दीन साहब, दिलराज बाबू एडवोकेट, अयाज अहमद, कमालुद्दीन साहब, माज साहब, नसीम अहमद साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब, कामरान अहमद साहब, आसिफ शेख साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे आम में शिरकत की। मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा करे और इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत हमको आने वाली इंतखाबात में आपके वोट और दुआओं से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके उत्तर प्रदेश की सियासत में हम एक तारीख़ को रक़म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपका इत्तेहाद, आपका ये मोहब्बत, आपका ये जज्बा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उत्तर प्रदेश की मज़लूम कौम के लिए एक नई तारीख़ रक़म करेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जो हज़रात यहाँ पर सामने है, मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए खामोश ठहर जाइए। थोड़ी देर के लिए मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, ज़रा खामोश हो जाइए और आराम से थोड़ी देर के लिए हमारी बात को सुन लीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, जैसा कि अभी शौकत साहब ने, हमारे सदर ने ऐलान किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस आने वाले असम्बली और विधानसभा के इंतखाबात में पूरी ताकत और पूरी संगठन की तैयारी के साथ इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है और आपके पास अपनी कोई सियासी ताकत नहीं है, आपके पास अपनी कोई लीडरशिप नहीं है, आपके पास अपने कोई वोटों से मुंतखब शुदा नुमाइंदे नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत की तल्ख़ हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में हर समाज के पास उनकी एक सियासी ताकत है, उनके लीडर है, उनका नेता है। इसीलिए उनके मसाइल को, उनकी तकालीफ को सुना जाता है और उनसे नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करने के लिए सरकार किसी की हो, चाहे भाजपा की हो, समाजवादी की हो या बीएसपी की हो, उन समाज से इंसाफ किया जाता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में मुसलमान बसते हैं और इतनी बड़ी तादाद में रहने के बावजूद भी मुसलमानों से इंसाफ नहीं किया जाता। मुसलमानों से इंसाफ इसलिए नहीं किया जाता
क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का ये जानते हैं कि आज इन मुसलमानों के पास इनकी लीडरशिप नहीं है, इनके वोट से मुंतखब शुदा इनके नुमाइंदे नहीं है। इसीलिए ये तमाम नाइंसाफियों का सिलसिला चलता रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको ये पैगाम देने आया हूं कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में आपको मुत्तहिद होकर अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करना है। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश इसलिए कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां कहीं भी इलेक्शन लड़ती है तो मजलिस के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि मजलिस अगर लड़ेगी तो फलां जीत जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी। अगर मुसलमान मजलिस को वोट देगा तो इससे दूसरी पार्टियों का फायदा होगा। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपने 60 साल हर उस पार्टी का साथ दिया जिसने आपसे वादा किया था कि वो आपकी जान की तहफ़्फ़ुज़ करेगी, वो हमारे मस्जिद की हिफाजत करेगी, वो हमारे नौजवान बच्चों का एक मुस्तकबिल रोशन करेगी। मगर आज आप देखते हैं कि 60 साल हालत मजबूरी में आपने इन तमाम सियासी पार्टियों का साथ दिया, मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आज हम गरीबी और कसमपुरसी हमारा मुक़द्दर बनकर रह गया। नतीजा ये निकला कि हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल नहीं मिलता। नतीजा ये निकलता है कि हमारे गांव और हमारे महल्ले जात में कोई तरक्याती काम नहीं किए जाते। नतीजा ये निकला कि हमारा नौजवानों को उनकी जवानी जेल में डालकर उनकी मुक़द्दर को, उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हालात को, इन हालात को बदलना है और उसको बदलने का एक ही तरीका है कि आप मुत्तहिद हो जाइए और मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी और बसपा मिलकर लड़े। आपने बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के 75% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया, मगर उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि सिर्फ 15 इनके उम्मीदवार कामयाब होकर लोकसभा में सांसद बनकर जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए सिर्फ 15 पर क्यों कामयाबी हासिल की? और खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उनके खानदान के 3 लोग इलेक्शन हार जाते हैं। हकीकत यह है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों कि आप तो सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम पार्टीज को वोट दे रहे हैं, मगर समाजवादी हो या बीएसपी हो, इनका वोट, जो हमारे हिंदू भाइयों का वोट, इनको नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, आज मजलिस आपके दरमियान में है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में वोट देकर कामयाब करिए। और हमारा मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बने और साथ ही साथ दोबारा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। ये उसी वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुत्तहिदा अपने एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, हर वक्त हमको यह बोलकर डराया जाता है कि आवाज मत उठाओ, सामने मत आओ, वरना बीजेपी आ जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आवाज उठाना है, आपको सामने आना है, आपको नेता बनना है और आप बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको बताने आया हूं। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से मिलकर अलायंस किया, तब भी बीजेपी जीत गई। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2014 में बीजेपी यहां से इतनी बड़ी तादाद में अपने अरकान पार्लियामान को कामयाब करती है। आपके वोट की अहमियत नहीं रही,
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अगर अपने वोट की अहमियत को दिखाना है, अगर आपको अपनी सियासी ताकत को दिखाना है, तो मैं आपको अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तब जाकर आपकी सियासी ताकत नजर आएगी, तब जाकर आपकी सियासी अहमियत नजर आएगी। वरना ये तमाम सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि मुसलमान कहां पर जाएगा, ये तो हमारा कैदी है, ये तो हमारा घर का गुलाम है, ये हर हाल में हमको हमारा वोट देगा। आप जिसको वोट दे रहे हैं, बताइए आपने क्या हासिल किया। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ठंडे दिल से सोचिए कि आप और हमने क्या हासिल किया। हमारे बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं, कभी जेल में एनकाउंटर हो जाता है, कभी दहशतगर्दी के नाम पर जेल में झूठे केसों में डाल दिया जाता है। आपको इन हालात को बदलना है। अगर आपको तकलीफ है कि नाइंसाफी को खत्म करना है, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं जब हम मजलिस यहां पर आती है तो सब मिलकर कहते हैं कि मजलिस इनकी एजेंट है। कभी अब आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुला का बी टीम है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से यह कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर लें कि मैं किसका एजेंट हूं। आप दोनों बैठ जाइए। जैसा अखिलेश यादव ने अपने घर की शादी में मोदी को बुलाया, पूरे भाजपा के लीडरों को बुलाया, उसी तरह कहीं एक जगह बैठ जाइए, बैठ के फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। बाबा आप भी बैठ जाओ, अखिलेश को भी अपने साथ बिठा लो। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर यह कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है ओवैसी को एजेंट बनाने की। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है। और याद रखो, वो लोग जो अपने ईमान का सौदा करते हैं, वो लोग जो अपना जमीर बेच सकते हैं, वो लोग जो दौलत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, वो लोग जो जालिम को देखकर डर कर अपना ईमान या सब चीज बेच सकते हैं, वो एजेंट हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, ना जालिम के आगे सर झुकाऊंगा, बल्कि मेरा ईमान कमजोर है। मैं जालिम के सामने खड़े होकर इंसाफ की बात करूंगा। कोई दुनिया की दौलत इंशाअल्लाह ताला मुझे खरीद नहीं पाएगी, ना कोई हुकूमत और इख्तिदार को देखकर हम मरूब होने वाले हैं। अगर कोई ये समझता है तो मैं उनसे कह रहा हूं कि अपने दिमाग से ये तमाम गलत बातों को निकाल दो। और जो मुसलमान इस तरह की बात करते हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहूंगा, डरो अल्लाह से। उस दिन डरो जब अल्लाह के सामने ओवैसी भी खड़े होगा और तुम भी खड़े होगे। डरो उस दिन जब एक एक नेकी और एक एक गुनाह का हिसाब और किताब हो जाएगा। आज तुम इल्जाम लगा सकते हो क्योंकि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, मगर याद रखो इंसाफ तो होगा, दुनिया में भी होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा हाल तो ऐसा है कि योगी बोलते ये समाजवादी का एजेंट, अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बी टीम। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये तमाम मेरे मजनू हैं, ये तमाम मेरे मजनू हैं। बाबा को नींद नहीं आती जब तक ओवैसी का नाम लिए, अखिलेश के पेट का दर्द खत्म नहीं होता जब तक ओवैसी का नाम लिए।
और राहुल तो ओवैसी का नाम सुन के केरल को भाग गए। तो ये हम पर इल्जाम। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सुनने का वक्त है। आपने 2 दिन पहले सुना कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं उस शख्स से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब मत करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि CAA के नाम पर माहौल को खराब मत करो। मैं मुख्यमंत्री जौनपुर से कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का माहौल है मैं वही माहौल बयान करने आया हूं। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप जान लीजिए कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश की जनता आपको गोरखपुर में भिजा देगी। आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह आप नहीं रहेंगे। और ये बोल रहे हैं माहौल की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। बाबा जरा ये तो बता दो, योगी आदित्यनाथ जरा ये तो बता दो कि उत्तर प्रदेश में जो कल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, उस सर्वे में यह बात उत्तर प्रदेश के बारे में बताई गई कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने जेब से पहले से ज्यादा खर्चा करती है अपना इलाज कराने के लिए। बताओ बीजेपी वालों, क्या यह सच है या झूठ है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मोदी की सरकार करती है। दिल्ली में मोदी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सेहत और अस्पताल जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्चा करती है। मोदी की सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की पैदाइश बहुत कम हो गई, मगर योगी बोल रहे मुसलमान बहुत पैदा कर रहे हैं। अब बताओ बीजेपी वालों, मोदी झूठ बोल रहे हैं या बाबा झूठ बोल रहे हैं? TFR रेट उत्तर प्रदेश का गिरता जा रहा है, मगर भाजपा को यूपी में दिख रहा है कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। यह मोदी की सरकार कहती है। तीसरा, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यह भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने से 60 महीने के दरमियान में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें खून की कमी होती है। 6 महीने से 60 महीने के दरमियान जो बच्चे उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चे और बच्चियां हैं वो एनीमिक हैं, उनको खून की कमी है। बाबा, तुम मेरा खून चूसने के बजाय उन गरीबों के बच्चों का ख्याल रखो। ये दिल्ली की मोदी की सरकार कह रही है कि TFR रेट 2.7 से 2.4 तक गिर गया। और बाबा कह रहे हैं मुख्यमंत्री के माहौल उत्तर प्रदेश में, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर 50% महिलाएं उत्तर प्रदेश में एनीमिक हैं, यानी खून की कमी है। आप कौन सी सरकार दे रहे हैं? आप कौन सा काम किए 4.5 साल में जिसकी बुनियाद पर बीजेपी कह रही है कि हो जाएगा, कामयाब हो जाएंगे? अच्छा, आप ये भी देख लो, पूरे भारत में मोदी की सरकार में सिर्फ 11% बच्चों को खाने को खाना मिलता है। कौन सी सरकार बीजेपी दे रही है? सिवाय ठोक दो, बुलडोजर चला दो, अरे इस तरह की बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब आप ये देख लीजिए, बीजेपी की सरकार में, जब बीजेपी की सरकार बनी अप्रैल 2017 में, उस वक्त यह कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार, कहा गया था ना कि मोदी एक इंजन, योगी एक इंजन। अब नहीं मालूम बड़ा इंजन कौन सा था, छोटा कौन सा था। कहा गया डबल इंजन। अच्छा, डबल इंजन में क्या हुआ? उस वक्त 2017 में
आप अंदाजा लगाइए कि इतने लोगों को जिनके पास नौकरी नहीं थी मगर नौकरी चाहते थे, उस वक्त 40 लाख थे 2017 में, अब अगस्त 2021 आते आते 56 लाख हो गया, यानी 16 लाख लोग नौकरी करना चाहते हैं, बढ़ गए। बताओ बीजेपी वालों, ये झूठ है या सच है? आप अंदाजा लगाइए। फिर उसके बाद 2017 में 38% लोगों के पास जॉब था। आज कितने लोगों के पास नौकरी है बताओ? उससे कम। हालात इतने खराब हो गए उत्तर प्रदेश में कि नौजवान चाहे किसी जात और बरादरी का हो, किसी मजहब का हो, उसके पास नौकरी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं भड़काऊ भाषण का, सुनो एक और भड़काऊ भाषण अब तुम्हारे सामने कर रहा हूं। 4 साल पहले 25 और 29 साल के दरमियान में जो नौजवान लड़के और लड़कियां थे, वो 8% अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे 4 साल पहले। अब हम नवंबर 2021 में आपको मालूम कि जिनकी उम्र 25 और 29 साल है, कितने लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं? 15% नौजवान बेरोजगार हैं, जो 25 और 29 साल के दरमियान उनके पास कोई नौकरी नहीं है। और फिर जो 20 और 24 साल के, वो 2017 में 23% 20 और 24 साल के उत्तर प्रदेश के नौजवानों में नौकरी नहीं थी। आज वो बढ़ते बढ़ते 31% हो गया, 31% हो गया। यानी बाबा के राज में 23 से 31% 20 और 24 साल के दरमियान के लोगों, नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। और बाबा बाजा बजा रहे तो ओवैसी का। बाबा को यह नजर नहीं आता कि 20 और 24 साल के दरमियान में बच्चे 31% बेरोजगार हैं। मोदी को नजर नहीं आता कि 25 और 29 साल के दरमियान के नौजवानों में 15% बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। इनको सिर्फ एक ही नजर आता, दाढ़ी जिसके चेहरे पे टोपी है, इसको दिखाते, देखो ये है, ये है। बताओ ये झूठ है या सच है? बीजेपी वालों, तुमने नौकरियां नहीं दी। अच्छा, फिर इनको बड़ी मोहब्बत, भाजपा को बड़ी मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से। हम ट्रिपल तलाक का कानून लाए, हम मुसलमान महिलाओं से ऐसा करेंगे। अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमारे बहनों की फिक्र कर रहे, हमारी भाभी की भी तो फिक्र करो। हमारी भाभी कहां है? अब आप सुनिए महिलाओं के बारे में। जो महिला काम करना चाहती है, उसके पास काम नहीं है। 48% उत्तर प्रदेश में महिला काम करना चाहती है, नौकरी नहीं है। इनसे पूछेंगे महिलाओं के बारे में तो बोलेंगे नहीं, वो लव जिहाद, मजहब तब्दीली का कानून। अरे महिला काम करना चाहती है, भाजपा वालों तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या यहां पर ये आप देखे मोदी जी ने काम पूर्वांचल में हाईवे बना दिए, देखा ना? प्लेन उतारा ना, प्लेन उतारा ना। क्यों उतारा प्लेन? क्यों उतारा प्लेन मोदी जी ने? नहीं समझ में आया आपको? एक जोक सुना रहा हूं। क्योंकि ये तो हटो, ये बीच में क्यों आ रहे तुम लोग? मोदी जी ने, सुनिए, मोदी जी ने प्लेन क्यों उतारा? इसलिए उतारा कि उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए, सुनो, उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए कि भाइयों बहनों, पेट्रोल इतना कीमती हो चुका कि सिर्फ मैं ही प्लेन उतार सकता, तो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं चला सकते।
इसीलिए प्लेन उतारा। और मोदी जी ऐसा करते उतर रहे थे, फिर गाड़ी में बैठे और मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिए। किसी उत्तर प्रदेश के शातिर नौजवान ने एक वीडियो बना दिया बाबा को दिखाते हुए कि अकेले अकेले कहां जा रहे हो। क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या सरसों का तेल महंगा नहीं हुआ? क्या गैस का सिलेंडर महंगा नहीं हुआ? महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? तो फिर तुम वोट किसको दोगे? तुम महंगाई को देखकर क्या बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या पेट्रोल की डीजल की कीमत देखकर बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या गैस का सिलेंडर जो 1400 रुपये हो चुका है, क्या तुम बीजेपी को वोट दोगे? क्या तुम सरसों के तेल को अपने खाने में मिलाओगे या पानी को मिलाकर खाना पकाओगे? बताओ तुम किसको वोट दोगे फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है। कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है। और मोदी जी बात करते हैं कि हमने वो बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने फुला कर दिया। और ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं ओवैसी फुला है, ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे। याद रखो बीजेपी वालों, मैं मरने को तैयार हूं, तुम मारने तैयार हो? मुझे बताओ। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, यही समझता हूं कि कल शाम तक या मैं जिंदा नहीं रहूंगा या सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। यह मेरा ईमान है, यह मेरा ईमान है। और अगर ये लोग समझ रहे हैं कि हम मौत से डरते, नहीं डरते मौत से। हम मौत के बाद जो हिसाब होगा उससे डरते, मौत से नहीं डरते हम। जब आए हैं तो जाएंगे एक दिन, सब जाएंगे, कोई यहां पर नहीं रहेगा। मगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह नरेंद्र मोदी को और योगी को अल्लाह 125 साल की उम्र दे। बोलो आमीन। और हमको अल्लाह सेहत से जिंदा रखे, ऐसी सेहत दे कि हम जिंदा रहें तो अल्लाह के आगे सर झुकाएं, जालिमों के आगे कभी ना झुकाएं इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये दूसरा, इनका बहुत बड़ा शिजरा है आपके जौनपुर के बारे में। अभी हम बनारस एयरपोर्ट से आ रहे थे, विकास हम खुद देख लिए, गाड़ी चलती नहीं है। ऐसा दिखता है कि खड्डे रोड में, तो ऐसा लगता है कि खड्डे खुद रोड बन चुके हैं, चलती नहीं है गाड़ी। यह विकास है। अच्छा आपका देखिए, क्या जौनपुर में जो किसान है उनकी खेतों का क्या हाल है? उनकी खेतों का हाल यह है कि किसान रात में नहीं सो पाता कि कहीं गाय ना चले जाए, कहीं भैंस ना चले जाए, कहीं जंगली सूअर ना चले जाए। पूरी खेत साफ कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी के दौर में किसान की खेत गाय भैंस जंगली सूअर खा सकते, अगर किसी को हाथ लगाए तो उसकी इज्जत इंसान से ज्यादा है। यह हो रहा है। और फिर जौनपुर में आपकी रोड है, एक जौनपुर सदर में जो रोड है 5.5 किलोमीटर की, अगस्त के महीने में यहां के सांसद भी आकर पत्थर लगाए कि मैंने करवाया, बीजेपी का एमएलए भी आकर लगवा दिया कि मैंने करवाया। आप फिर यह भी जानते हैं कि यहां पर रोड इतनी खराब है कि हड्डियों में दर्द होता है, फेफड़े खराब हो रहे हैं धूल से। मगर बीजेपी बात करती है विकास की। कौन सा विकास की आप बात करते हैं? और पूरा जौनपुर जिले में डेंगू फैला हुआ है, इंसानों के फेफड़े और उनके लंग्स खराब हो रहे हैं। और आपके पास जौनपुर शहर में अमृत स्कीम आई पानी की,
कलेक्ट्रेट कचहरी से शेखपुरा तक 260 करोड़ की पानी का लाइन मंजूर हुई। 2 साल में माशाअल्लाह से खाली 15% काम हुआ है। वाह योगी आदित्यनाथ, क्या विकास कर रहे हैं आप जौनपुर में, बहुत अच्छा। ये कहते हैं यूपी में बहुत विकास हुआ। क्या आपने नहीं देखा कि जौनपुर में फत्तूपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास 3 मासूम बच्चियां जिनका नाम प्रीति है, कपिल है 14 साल की, काजल है और आरती है, ये आहुरी गांव के हैं। 15 नवंबर के दिन इन तीनों बच्चियों ने जो लेबर का काम करती थी, गुर्बत की वजह से गुर्बत की वजह से ट्रेन के सामने कूदकर तीनों बहनों ने अपनी जान गंवा दी। यह आपका विकास है? बात करो इन बच्चियों के बारे में जो गुर्बत की वजह से अपनी जान खुदकुशी कर गए। मगर बीजेपी बात करेगी किसकी? ओवैसी की बात करेगी। बीजेपी बात करेगी हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, बीजेपी बात करेगी दंगों की बात करेगी। अरे ये इंसानों के लिए तुमने क्या किया बताओ, तुमने क्या किया बताओ। ये 3 मासूम बच्चियां गुर्बत की वजह से ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती हैं और आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है। 9 नवंबर को 2021 को एक 15 साल की बच्ची का जाफराबाद पुलिस स्टेशन में उसका रेप कर दिया गया। बाबा ये माहौल है उत्तर प्रदेश का, ये माहौल है। और आप जानते हैं यही कश्मीर में उरी में एक हमारा भारत की आर्मी का कैंप था, वहां पर हमला हुआ था। यही जौनपुर का एक बहादुर सिपाही जिसका नाम राजेश सिंह था, वो आतंकवादियों के हमले में उरी में मारा गया। क्या राजेश सिंह के नाम की गेट बनी गई? अब तक गेट नहीं बनी गई उसके नाम से। और ये बड़ा नेशनलिज्म की मोदी और योगी बात करते हैं। वो राजेश सिंह जो उरी में मारा गया, उसके नाम के गेट नहीं बन पाती है और बीजेपी कहती है कि ये ऐसा करेंगे बड़ी खास के पास। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर बीजेपी ये भी कहती है कि ओवैसी यहां पर आकर माहौल को खराब नहीं करना। मैंने क्या कहा था? अरे आप हमारी आवाज को सुनो, हमको सुनो, बस छोड़ दो। तुम्हारे सामने योगी खड़ा हुआ है, सुनो। इनको एतराज है कि मीडिया के लोग बैठ जाएं। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। हमारे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, हमारे सामने आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सब है। मगर तुम्हारे दिलों तक अगर मेरी बात पहुंच गई तो वही काफी है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हम सबको देख रहा है। हमको काम करना है मिलके। क्या तुम मेरे साथ दोगे? क्या तुम हमारी आवाज को समझोगे? क्या तुम मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम हुकूमत से डरोगे? क्या तुम अपने वोट का इस्तेमाल करोगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर बीजेपी को हराओगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर मंजलिस के उम्मीदवारों को विधायक बनाओगे? इंशाअल्लाह ताला फिर होगा जरूर। तो हमको देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखो, अपने हाल को देखो, अपने घर को देखो, अपने बच्चों के स्कूल को देखो, उन जेलों को देखो जो उत्तर प्रदेश में आज मुसलमान 27% जेल में बैठे हैं। 27% उत्तर प्रदेश में मुसलमान जेल में। बताओ फिर कौन उनकी आवाज उठाएगा? कौन उनकी आवाज उठाएगा? लोनी में 6 मुसलमानों को गाय की स्मगलिंग में घुटने पर गोली मारी गई, उसमें एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी है। उस बच्चे का क्या किया था? उस बच्चे ने
गोली मार दी गई। काशगंज में अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में मार दिया गया। बताओ उस अल्ताफ ने क्या गुनाह किया था? इल्जाम लगाया कि किसी और की बच्ची को लेकर भागा था, मगर बाद में मालूम हुआ वो बच्ची 18 साल से ज्यादा उम्र की थी। बताओ उन्नाव का फैसल क्या गुनाह किया था? जो तरकारी बेचता था, 16 साल का बच्चा जो पुलिस कस्टडी में मर गया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। आखिर सिर्फ 2% हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट क्यों होते हैं? सिर्फ 2%। आखिर 60% ड्रॉप आउट रेट क्यों है? कौन जिम्मेदार है मेरे भाई? हम जिम्मेदार हैं। अगर आप इन सियासी जमात से कहेंगे नहीं, जिस दिन आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, मंजलिस को वोट देंगे, आप अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे, तो तब आप देखेंगे हालात बदलेंगे। नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा। कोई हमसे नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा। और ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इनके पास अगर कोई मुस्लिम नेता है, वो बेचारा मंच पे आता है तो उससे कहते हट जा, सामने मत आ, वरना बीजेपी आ जाएगी। यानी ये तो वो हो गया वो पिक्चर का डायलॉग कि सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब हम तुमसे कह रहे गब्बर आए, गब्बर का दादा आए, हम नहीं सोएंगे, हम ठहरेंगे, आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो गया जमाना कि बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आ जाएगी तो भी मुकाबला करेंगे। जमहूरियत में हमको हक दिया गया है। बीजेपी आती है तो तुमने क्या किया? बीजेपी आई तो हम पर नुकसान हो रहा। हमारे बुनकर भाई, अंसारी भाई, उनका पावरलूम, हैंडलूम बर्बाद हो गया। क्या किया तुमने? हमारा कुरैशी भाई जो बरसों से गोश्त का कारोबार करता, खत्म हो गया। और फिर ये लोग जो कहते हैं कि खामोश हो जाओ वरना बीजेपी आ जाएगी। क्या 2017 तक बताओ समाजवादी पार्टी आपने कितने स्लॉटर हाउसेस का परमिशन दिया था? आपने कितने स्लॉटर हाउसेस का परमिशन रिन्यूअल कराया था? आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ जवाब देने को नहीं है, मगर सिर्फ क्या कहेंगे, नहीं मंजलिस लड़ेगी तो वोट डिवाइड हो जाएगा। अरे डिवाइड तो तुम्हारा वोट हो चुका है ना। 2017 में यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट कौन थे? नदीम थे ना? ये दोनों अखिलेश और राहुल मिले थे ना? क्या कहा था? यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है। वो लड़के मिले, ये नदीम लड़का हार गया। हम हराए, मंजलिस हराई। क्यों नहीं पड़ा इनको वोट? क्योंकि मुसलमान ने तो वोट दिया। मुसलमान बड़ा जज्बाती होता है। मुसलमान बड़ा जज्बाती होता है। अगर उसका घर जल रहा है और सामने वाले का जल रहा है तो बोलता नहीं उसके घर को बचाऊंगा पहले जाके। ये हमारा जज्बा है, ये जज्बा हमारा है। मगर अब आपसे हम कह रहे पहले घर की आग को बुझाओ। याद रखो मुसलमानों, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में इमाम साहब गलती करते हैं तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर किसी को हक हासिल नहीं है कि पुकार करके इमाम साहब आपने रुकू करना भूल गए। जो जमात में होगा, जो नमाज में होगा, वही बोलेगा इमाम साहब सुभान अल्लाह। इमाम साहब को तब समझ में आता कि हाँ गलती हुई है। हमारा हाल ये है कि हम दीवार के पास खड़े रह के बोलेंगे नहीं मंजलिस ये करना था, मंजलिस वो करना था। प्यारे आ जाओ मंजलिस में, मैं तुमको नेता बनाना चाहता हूं, तुम लीडर बनो। हम यहां पर नेता बनने नहीं आए, हम यहां पर नेता बनने नहीं आए। हम तो चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी नीयत है और अल्लाह जानता है कि आप लीडर बने। हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। मगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक लीडरशिप बननी चाहिए।
आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आप लीडर बनेंगे मुसलमानों के नहीं बनेंगे? आप मुसलमानों के सिपे सालार बनेंगे नहीं बनेंगे? आप मुसलमानों के कायद बनेंगे और बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मुकद्दर के फैसले करेंगे। याद रखो, जिस दिन आप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की क़ियादत को बनाएंगे, कोई उत्तर प्रदेश के सियासी फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर तुम्हारे से पूछ कर नहीं किए जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि आज हमारी कोई अहमियत नहीं है। आज हमारी कोई अहमियत नहीं है। मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी तकरीर हुई थी हमारी, उसमें हमने CAA का जिक्र किया था। CAA का कानून याद है ना? हमने ये कहा था, अब फिर कह रहे योगी आदित्यनाथ, आप भी सुन लो। अगर आपके यहां पर LIO के लोग हैं तो इस हमारी तकरीर के इस हिस्से को रिकॉर्ड करके मुख्यमंत्री को जरूर सुनाना, जरूर सुनाना। हमने कहा बहुत हैं हमारे, ये भी हमारे मजनू बहुत हैं, ये भी हमारे मजनू में बहुत हैं। अब हमने क्या कहा था कि भारत में मजहब की बुनियाद पर अगर कोई कानून बनाया गया तो CAA था। इससे पहले मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बना। हमने कहा कि ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। मसावात की बात आर्टिकल 14 करता है। मजहब की बुनियाद पर कानून गलत था। हमने ये कहा, हमने ये भी कहा कि CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब आप जितना मजमा यहां पर हजारों की तादाद का, आप मजलिस के पार्टी स्पोक्स पर्सन है। आप क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? आप पूरे के पूरे मजलिस के प्रवक्ता हैं आज से। CAA का कानून याद रखो। आप अगर किसी के पास कलम है तो लिख लो। कलम रखो अपनी जेब में मुसलमानों, कलम रखो, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ एक किताब को और कलम को रखते। लोगों ने कहा कि इमाम, आप वक्त के इमाम हैं, आपको कलम और कागज की जरूरत क्यों है? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि अगर मैं जिंदगी खत्म होने से पहले तक अगर किसी एक बच्चे से भी अच्छी हिकमत की बात सुनूंगा तो उसको लिख लूंगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि CAA पहले मजहब की बुनियाद पर गलत कानून बनाया गया। CAA को अकेले नहीं देखा जा सकता। पूरे भारत का मुसलमान CAA को लेकर बेचैन क्यों है? क्योंकि उसको NPR NRC से जोड़ दिया गया। उसको NPR NRC से जोड़ दिया गया। और NPR क्या है? आपको मालूम NPR NRC क्या है? कल अगर सेंसस होगा उत्तर प्रदेश में तो सेंसस करने वाले आपके घर को आएंगे। आपका नाम, आपका मजहब, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड, आप कहां पैदा हुए, वालिद वालदा कहां पैदा हुए, उनका कागज पूछेंगे और एक लिस्ट बनाकर तहसीलदार के दफ्तर में पहुंचा देंगे। वो तहसीलदार ये कहेगा कि ये डाउटफुल सिटीजन है, शहरी है। फिर आपसे कहा जाएगा असदुद्दीन ओवैसी से कि बताओ तुम इस भारत के शहरी हो या नहीं हो। अब मुझे भागना पड़ेगा, ये कागज वो कागज, ठीक है हमने कुछ लाके दे दिया। फिर उसके बाद तहसील के ऑफिस में लिस्ट लगाई जाएगी। वहां पर ये संघ परिवार के लोग जाएंगे और जहां जहां मुसलमान का नाम रहेगा वो बोलेंगे ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, ये भारत का शहरी नहीं है। फिर हमको अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये NPR NRC है, इसके खिलाफ हम हैं। अब आप सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ये तो हुआ नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूं ये आसाम में हो चुका है। क्या हुआ आसाम में? सुप्रीम कोर्ट ने करवाया।
वहां पर 19 लाख के नाम नहीं आए, जिसमें से 3.5 लाख मुसलमान के नाम थे। अब जब CAA आ गया, कानून बन गया ना, CAA कानून बन गया, तो वो जो गैर मुस्लिम है, जो 3.5 लाख मुसलमान को छोड़कर जो 15.5 लाख गैर मुस्लिम है, उनको CAA से उनको भारत का शहरी करार दे दिया जाएगा और ये 3.5 लाख को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाकर अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। यह होगा, याद रखो। अगर मोदी NPR NRC करेगा तो पूरे भारत में होगा। और जब हम ये चीज को देख चुके आसाम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हुआ, तो ये बोल रही देखो अभी तो रूल्स भी नहीं बने, अभी तो रूल्स नहीं बने, ओवैसी लोगों को भड़का रहा है। मैं भड़का नहीं रहा हूं, बल्कि हिंदू अखबार, अंग्रेजी का अखबार है, एक मशहूर जर्नलिस्ट है, बहुत मशहूर, जिसका नाम मोहतरमा विजयता सिंह है। गूगल में जाओ, हजरत गूगल में जाकर देखो, विजेता सिंह का नाम लिखो। हिंदू अखबार में विजेता सिंह ने मोदी की हुकूमत का जो NPR का फॉर्म है, उसको अखबार में शाये किया। हमने उसकी मुखालिफत की। वो फॉर्म तो यही सब बातें पूछ रहा है। और फिर जो लोग बोल रहे हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, क्या ये बात सच नहीं है कि मोदी सरकार, एक कानून है, अगर कोई पैदा होता है, कोई मरता है, तो उसको, कानून का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, उस कानून को मोदी सरकार तरमीम कर रही है और तरमीम करके उसको आधार से, इलेक्शन कार्ड से और सेंसस से, NPR से जोड़ेगी। इसकी मुखालिफत कौन किया पूरे भारत में? असदुद्दीन ओवैसी ने किया। मरकजी हुकूमत ने अवाम से पूछा कि आप इस पर ऑब्जेक्शन है तो लिख कर दीजिए। हमने अमित शाह की मिनिस्ट्री को इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिख कर दिया और हम फिर से कह रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के कानून में तरमीम होगी, वो बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत करेंगे। वो काला कानून होगा, वो NPR NRC की तैयारी होगी। ये बात हम जब करते हैं, और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA NPR NRC आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए CAA इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए NPR NRC का इस्तेमाल होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत NPR NRC के रूल्स बनाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी, मजलिस प्रोटेस्ट करेगी। अगर CAA का कानून वापिस नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा यह जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट एंड डिसेंट आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मुखालिफत और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। और बीजेपी नहीं चाहती कि एहतजाज हो, मोदी पसंद नहीं करते कि कोई उनके खिलाफ बात कहे। मैं आज जौनपुर से उन तमाम किसानों को सलाम करता हूं, उनको सलाम करता हूं जिन्होंने एहतजाज किया, टस से मस नहीं हुए। और जो लोग आज आकर मुझसे कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी इस पर बात मत करो, तो किसानों के पास जाकर अगर किसी ने कहने की हिम्मत क्यों नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सस्पेंशन में कर दिया था ना किसान के कानून को, उनसे कहना था कि खामोश हो जाओ। अरे यहां तो कानून बन चुका है पार्लियामेंट में, मैं आसाम में देख चुका हूं क्या हो रहा है। हम कैसे खामोश बैठेंगे? हम खामोश नहीं बैठ सकते। नरेंद्र मोदी की सरकार को CAA के कानून को वापस लेना चाहिए, यह हमारा मुतालबा है। क्या आप सब इसकी तायीद करते हैं? क्या CAA का कानून वापस होना चाहिए? क्या CAA का कानून वापस होना चाहिए?
जिस तरह किसान कानून वापस हुआ, क्या जौनपुर की जनता CAA कानून की वापसी का मुतालबा करती है? तो जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। यही चीज इनको पसंद नहीं आती। और हम अपने भाइयों से कहना चाह रहे हैं, जब NPR NRC होगा तो सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित को भी, यादव को भी, राजभर को भी, ब्राह्मण को भी, सबको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सबको लाइन में खड़ा कर देंगे मोदी जी, सबको लाइन में खड़ा कर देंगे। बोले कागज लाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन अहम बात पर आपकी तवज्जो चाहता हूं और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अपना विधायक और MLA बनाइए। ये विधायक जब जीत कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे, ये तमाम के तमाम एक आवाज में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर इस बात का मुतालबा करेंगे कि CAA का कानून वापस लेना चाहिए, NPR NRC के रूल्स नहीं बनने चाहिए। आप मजलिस को वोट दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। हमारा विधायक जीत कर जाएगा तो आपकी बात करेगा, जौनपुर की डेवलपमेंट की बात करेगा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के इंसाफ की बात करेगा और तमाम मजलूम आवाम के इत्तेहाद की बात करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए और याद रखिए कि जो लोग हमसे कह रहे हैं कि जाओ जाकर मोदी से कहो, उनसे कहो, अरे याद रखो, तुमने दुनिया के सामने रोकर अपनी बेबसी का इजहार किया। हां, हम भी रोते हैं, मगर दुनिया के सामने नहीं, रब करीम के सामने सर झुकाकर हम रोते हैं कि या अल्लाह, इस कौम को, तेरे हबीब की उम्मत को इस मुल्क में इज्जत से नवाज दे। हम अल्लाह के खौफ से रोते हैं, हम अल्लाह के खौफ से रोते हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोते हैं। मगर मुसलमानों, जालिमों के आगे रोना नहीं, जालिमों के आगे रोना नहीं, अल्लाह के आगे सजदों में जाकर भीख मांगो, वहां पर आंसू टपकाओ। अरे ये लोग डरने वाले हैं, इसीलिए रोते हैं। हां, हम रोते हैं, मगर अल्लाह के आगे रोते हैं और अल्लाह हमारी बात को सुनने वाला है, अल्लाह हमारी बात को जानने वाला है। और उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला आपकी एक क़ियादत उभरेगी। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आबाद और शादाब रखेगा, हम आते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि विधानसभा के चुनाव में मजलिस के उम्मीदवार का निशान पतंग है, पतंग के निशान पर मोहर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। दूसरी मर्तबा जौनपुर को आया हूं और बार बार आता रहूंगा। अल्लाह आपके इस मोहब्बत को, इस जज्बे को सलामत रखे। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।